हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? बहुत अच्छे हो। चलो, अच्छी बात है। आगे छठ आ रही है, तो सबसे पहले तुम लोगों को छठ की शुभकामना। हैप्पी छठ पूजा। अब बच्चों, हम लोग आज एक नई चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वह चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत बड़ी चैप्टर नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं इससे एग्जाम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को शॉर्ट में हम लोग EMI लिखा करेंगे, क्योंकि सभी पॉइंट्स पर जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखना होगा, अगर EMI हम लोग लिखेंगे तो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, लिखना आसान हो जाएगा। चलो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है। हम लोग ट्रांसफार्मर देखे हैं। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के घटना पर ही आधारित है। साथ साथ डायनेमो, एसी जनरेटर जो हम लोग देखे, एसी डायनेमो बोलो या एसी जनरेटर, वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही वर्क करता है। अब क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? सबसे पहले तो इसका डिस्कवरी का श्रेय तुम्हें देना होगा फैराडे को। किसको देना होगा? फैराडे को देना होगा। अब फैराडे ने क्या ऐसा किया कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज का श्रेय, डिस्कवरी का श्रेय उसे देंगे? देखो, एक चीज तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े थे? कि अगर कोई वायर है, उससे करंट फ्लो करती है, तब वह अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई करंट कैरिंग वायर अपने नियर बाय के स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहां हमें करंट से क्या प्राप्त होता है? करंट से प्राप्त होता है मैग्नेटिज्म। करंट से मैग्नेटिज्म, यह कहा था ऑरेस्टेड ने। फैराडे इसका अपोजिट सोचे कि अगर करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, तो फिर मैग्नेट से हम करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं? मैग्नेटिज्म से भी तो करंट का प्रोडक्शन हो सकता है। ऑरेस्टेड ने कहा था कि अगर आप किसी वायर से करंट फ्लो करवाते हैं, तब वह करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मींस करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। ठीक, मतलब करंट से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, ऑरेस्टेड ने कहा। इसका अपोजिट फैराडे ने कहा कि मैग्नेटिज्म, अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट से भी आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका खोज के लिए, इसका डिस्कवरी के लिए उसे लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा था, बहुत लंबा समय। ठीक, कई वर्षों तक उसे एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, इस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए कि मैग्नेट भी करंट प्रोड्यूस कर सकता है। मैग्नेट भी करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऑरेस्टेड के अपोजिट फैराडे ने सोचा। ऑरेस्टेड ने कहा करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मींस करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो फैराडे ने सोचा ऑरेस्टेड का अपोजिट, कि तब मैग्नेटिज्म क्यों नहीं करंट प्रोड्यूस कर सकता है। और उसी का एक्सपेरिमेंट वे लगभग 10 वर्षों से ज्यादा समय तक करते रहे, लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक, अब बतलाते हैं रिजल्ट कैसे उसे मिला। वे एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे? तो एक कॉइल ले लिए थे,
इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए थे करंट मेजर करने के लिए, और एक मैग्नेट ले लिए थे। इस कॉइल और इस मैग्नेट से वे चाह रहे थे कि हमें करंट प्राप्त हो। इसके लिए कई वर्षों तक वह एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था। एक दिन फैराडे को आ गया गुस्सा। इतना गुस्सा आया कि उसके हाथ में जो यह मैग्नेट था उसे वह फेंके, और जब फेंके तो गलती से वह मैग्नेट गुजरा किससे होकर के? कॉइल से होकर के। और जब मैग्नेट कॉइल से होकर के गुजरा तो यहां पर गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, और नजर पड़ गया फैराडे का इस डिफ्लेक्शन पर। तो वे देखे कि जब हम मैग्नेट को इधर से तेजी से गुस्सा में फेंके, ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट किए हुए, जब उसका एक्सपेरिमेंट कई वर्षों तक कोई रिजल्ट नहीं दे रहा था, ठीक, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए उसका अरेंजमेंट सिंपल था, एक कॉइल, उसमें एक गैल्वेनोमीटर और एक मैग्नेट। वे कई वर्षों तक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, रिजल्ट प्राप्त हो ही नहीं रहा था। तो किसी को भी गुस्सा आएगा, फैराडे को भी गुस्सा आया, मैग्नेट को फेंके तो गलती से समझो या संयोगवश समझो कि वह मैग्नेट गुजरा किससे होकर के? कॉइल से होकर के। और जैसे ही मैग्नेट कॉइल से होकर के गुजरा, यहां जो गैल्वेनोमीटर का नीडल था डिफ्लेक्ट हो गया। मींस जिसका खोज फैराडे कई वर्षों से कर रहे थे, उसके एक गुस्से ने उसे रिजल्ट दिला दिया। रिजल्ट क्या? तो गैल्वेनोमीटर का नीडल क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? तो सीधा सा बात है, इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ होगा तब ना गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट हुआ। तो गैल्वेनोमीटर का नीडल जब डिफ्लेक्ट हो गया तो फैराडे साहब समझ गए कि इसमें करंट फ्लो हुआ होगा। अब उसे पता चल गया कि अगर मैग्नेट इस कॉइल के नजदीक आएगा या कॉइल से दूर जाएगा, मींस अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होगा, तब जाकर के इसमें एक करंट फ्लो करेगा। किसके किसके बीच? तो मैग्नेट और कॉइल के बीच जब रिलेटिव मोशन होगा, मींस या तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा या एक दूसरे से दूर जाएगा, तब इस कॉइल में एक करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? करंट। मींस इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, और इसी पर बेस्ड होता है हमारे यहां किसी फंक्शन में जो जनरेटर लाते हैं वो। उसमें भी देखोगे एक कॉइल होता है, मैग्नेट होता है। जब हम मशीन से कॉइल को रोटेट कराते हैं तो वहां पर कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है, जिसके कारण हमें करंट प्राप्त हो जाता है। तो चलो देखते हैं इस फैराडे साहब का इस छोटे से कहानी के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन। ठीक, तो हमें यह पता चल गया कि दोनों के बीच क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन। कॉइल और मैग्नेट के बीच जब रिलेटिव मोशन होगा तब जाकर के कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। तो EMI मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वेन एवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil or closed circuit, an EMF is induced in that coil. This phenomenon is called electromagnetic induction. जब कभी भी किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब उसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी घटना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। याद रहेगा कि जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तब उसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो जाता है। इसी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। The EMF so developed in the coil is called induced EMF and the current is called induced current. अब क्वेश्चन आया कि कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुआ है उस EMF को क्या कहेंगे? तो उस EMF को कहा जाता है इंड्यूस्ड EMF।
और हम लोग जानते हैं कि जब कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसमें करंट भी जरूर फ्लो करेगा, और उस करंट को हम लोग कौन सा करंट कहेंगे? इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। समझ गए बात को? तो जब किसी क्लोज्ड सर्किट या कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, तब उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, और उस ईएमएफ के कारण जो कॉइल में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा उसे हम लोग कहेंगे इंड्यूस्ड करंट। अब एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, यह सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही बेस्ड है। अब यहां पर एक वर्ड आता है हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलो इसे भी ब्रीफली स्टडी कर लें। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? सबसे पहले तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग फाई बी से डिनोट करेंगे। किससे? फाई बी से डिनोट करेंगे। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड एरिया वेक्टर ए इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो, मैग्नेटिक इंडक्शन बी और एरिया वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट? तो मैग्नेटिक इंडक्शन बी और एरिया वेक्टर ए का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। अब देखते हैं, एक छोटा सा फिगर में इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है तुम लोगों को? यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसका इंटेंसिटी क्या है? वेक्टर बी है। अब हम लोग एक कॉइल ले लेते हैं। यह एक कॉइल है। इस कॉइल में ओनली वन टर्न है, ओनली वन टर्न, एक ही टर्न है कॉइल में। तो यह मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लिख भी दे क्या? अच्छा चलो लिख देते हैं। यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यह एक कॉइल है, और यह है प्लेन ऑफ कॉइल। यह जो देख रहे हो डॉटेड लाइंस, यह है प्लेन ऑफ कॉइल। अब इस प्लेन का जब हम नॉर्मल खींचेंगे, यह नॉर्मल, तब वही होगा एरिया वेक्टर। तो यह जो प्लेन ऑफ कॉइल है, इस प्लेन का जब हम नॉर्मल खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो यही होगा एरिया वेक्टर। अब सपोज कर लो कि यह जो एरिया वेक्टर है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल सबटेंड करता है? थीटा। अब यह जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, जिसका वैल्यू है, जिस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बी है, और यह जो एरिया वेक्टर है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल बी फाई बी इक्वल्स वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इन्हीं दोनों के डॉट प्रोडक्ट को ना मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो फाई बी इक्वल्स बी ए कॉस थीटा। याद रखेंगे यह फॉर्मूला तब अप्लीकेबल है जब कॉइल में ओनली वन टर्न हो। अब क्वेश्चन आता है जब एक से ज्यादा टर्न्स होगा तब क्या होगा? तो देख लेते हैं उसके लिए भी। इफ द कॉइल हैज एन टर्न्स देन। अब हम लोग पहले देखे थे कि जब कॉइल में ओनली वन टर्न है तब मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है बी ए कॉस थीटा। अब क्वेश्चन है कि जब कॉइल में कोई जरूरी तो नहीं है कि वन ही टर्न होगा, एन टर्न्स भी हो सकता है, तब मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल्स हो जाएगा एन बी ए कॉस थीटा। तो जब कॉइल में एन टर्न्स होंगे तो हमें एन से मल्टीप्लाई कर देना है। अब चलते हैं कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। फाई बी इज ए रियल स्केलर क्वांटिटी। यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वह एक रियल स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट
इसका वेबर होता है जिसे WB से डिनोट करते हैं, जबकि इसका CGS यूनिट होता है मैक्सवेल। ऐसा यूनिट क्या होता है? वेबर। इसे अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आ सकता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है वह वेबर होता है, जबकि CGS यूनिट मैक्सवेल होता है, और 1 वेबर का वैल्यू होता है 10⁸ मैक्सवेल। मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज φB विल बी मैक्सिमम इफ थीटा इक्वल्स 0 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए तब मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है। देख लेते हैं। तो φB मैक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा? NBA cos थीटा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे और cos 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा φB मैक्स वह हो जाएगा NBA। मैग्नेटिक फ्लक्स φB विल बी 0 इफ थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। अब क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कब 0 होगा? तो जब थीटा का वैल्यू यहां कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो φB इक्वल्स हो जाएगा NBA cos 90 0 होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? 0 हो गया। अब यह जो मैग्नेटिक फ्लक्स है φB, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नोट कर लेते हैं। तो वह होता है ML2 T इनवर्स टू A इनवर्स 1। यह डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि यह भी एग्जाम में आ जाता है कभी कभार। अब नेक्स्ट, फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट। इसे हम लोगों को अच्छे से समझना है क्योंकि यह चैप्टर कह सकते हो कि बहुत हद तक इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, फैराडेज एंड हेनरीज के एक्सपेरिमेंट पर। तो सबसे पहला पॉइंट इसका, मैग्नेट इंड्यूसेस करंट। मतलब कि मैग्नेट भी किसी कॉइल में करंट इंड्यूस कर सकता है। मतलब मैग्नेट भी किसी कॉइल में, मैग्नेट भी किसी कॉइल में करंट फ्लो कराने के लिए जिम्मेवार हो सकता है। देखते हैं कैसे। पहला पॉइंट इसका, व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल बोथ आर स्टेशनरी। पहले फैराडे और हेनरी ने कहा कि देखिए मैग्नेट भी करंट इंड्यूस कर सकता है। उसके लिए उसने 2 एक्सपेरिमेंट को दिखलाए। पहला एक्सपेरिमेंट देखो, व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल बोथ आर स्टेशनरी। जब ऐसा हो कि मैग्नेट भी और कॉइल भी दोनों स्टेशनरी हो, जैसे यहां पर यह कॉइल है, यह मैग्नेट है, दोनों स्टेशनरी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। मतलब दोनों के बीच कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, और जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पर मैग्नेट कॉइल दोनों स्टेशनरी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन नहीं होने के कारण फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा है, और जब फ्लक्स चेंज नहीं होता है तो इसका मतलब है कि इसमें करंट भी इंड्यूस नहीं होगा, मींस नो इंड्यूस्ड करंट। तो दोनों जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो तब इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होगा तब क्या होगा? देखो, जब दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो इसका मतलब है कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। समझे बात को? जब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होगा, मींस दोनों या तो एक दूसरे के नजदीक आएगा या दूर जाएगा, तो इस रिलेटिव मोशन के कारण इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। जब ये रिलेटिव मोशन दोनों के बीच स्टार्ट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉइल से लिंक्ड होगा वह भी चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो इसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा। जैसा तुम लोग
डायनेमो में, एसी जनरेटर में देखते हो, जैसे ही मशीन स्टार्ट करते हैं तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होने लगता है, मतलब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होने लगता है। इसी कारण कॉइल में करंट फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो करने लगता तो उससे हम लोग ट्यूबलाइट, बल्ब यह सब जलाते हैं। नेक्स्ट नंबर 2। अब यहां तो नंबर ए में देखे कि मैग्नेट भी करंट इंड्यूस कर सकता है किसी कॉइल में। अब देखो, करंट इंड्यूसेस करंट, करंट भी करंट को इंड्यूस कर सकता है, मतलब करंट भी करंट के प्रोडक्शन का कारण बन सकता है। चलो देखते हैं कैसे। नंबर ए, व्हेन एसटीडी करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल। यहां हम दो कॉइल लिए हैं, एक यह कॉइल है और इसी के बगल में दूसरा कॉइल लिए हैं, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है, नियर बाय है। तो एक कॉइल है यह और दूसरा है यह। इसमें एसटीडी करंट फ्लो कराते हैं, कांस्टेंट करंट फ्लो कराते हैं। जिसमें तुम कांस्टेंट करंट फ्लो करवा रहे हो वह प्राइमरी कॉइल है तुम्हारा। कौन सा कॉइल है? तो यह जो कॉइल है यह प्राइमरी कॉइल है, और इसके बगल में जो दूसरा, मतलब इसके पड़ोस में जो दूसरा कॉइल है यह सेकेंडरी कॉइल है। ठीक, दोनों अड़ोस पड़ोस में ही, अगल बगल ही होना चाहिए, तब न इसका मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में यह कॉइल रहेगा। अगर ज्यादा दूर दे देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड में अगर यह कॉइल नहीं रहेगा तो फिर इसका क्या इफेक्ट होगा? इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कि यह कॉइल इससे इतना ही दूरी पर होना चाहिए जिससे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इस पर पड़े। तो इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं। जब कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता है, इसी कारण इसमें करंट भी इंड्यूस नहीं होता है। इसका मतलब है कि एसटीडी करंट अपने बगल वाले कॉइल में करंट को इंड्यूस नहीं कर पाएगा। When वेरिएबल करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, अब क्या करते हैं, वही जो प्राइमरी कॉइल है उसमें करंट फ्लो कराते हैं लेकिन वेरिएबल। अब वेरिएबल मतलब जो चेंज कर रहा हो, जैसे अल्टरनेटिंग करंट जो है वह एक वेरिएबल करंट है। तो इसमें जब वेरिएबल करंट फ्लो कराएंगे तो इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो करने लगेगा। जैसा हम लोग ट्रांसफार्मर में देखते हैं, ट्रांसफार्मर में तुम लोग उसे खोल के देखना, उसमें दो वायर्स होते हैं, दो कॉइल होते हैं। ठीक, एक पतला हो सकता है, एक मोटा हो सकता है, या एक में ज्यादा टर्न्स हो सकता है, एक में कम टर्न्स हो सकता है। तो देखना ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होते हैं, एक में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है और दूसरा में अपने आप करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। तो एक में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराएंगे, मतलब वेरिएबल करंट फ्लो कराते हैं, तो ट्रांसफार्मर का जो दूसरा कॉइल होता है उसमें अपने आप करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इस पर बेस्ड है एसी जनरेटर और इस पर बेस्ड है हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक, तो यहां पर हम लोग कुछ चीज देखें। पहला, तो जब कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होगा तो कॉइल में एक करंट इंड्यूस होगा। तो पहला कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट से निकलता है, अ रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इंड्यूसेस करंट इन द कॉइल। जब मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है तब कॉइल में एक करंट इंड्यूस होता है, जो इस एक्सपेरिमेंट में देखे हैं, और ऐसा ही एसी जनरेटर में भी होता है। दूसरा देख रहे हैं कि यहां जो एसटीडी करंट है यह करंट इंड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो हमें लिखना होगा एसटीडी करंट कांट इंड्यूस करंट। तो इन दोनों पॉइंट को तो पहले समझ लिए। दूसरा, यह पॉइंट, फास्टर रिलेटिव मोशन इंड्यूसेस ग्रेटर करंट। अब
जब दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन को फास्ट कर देंगे, तो फास्ट कर देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आएगा वह भी फास्ट हो जाएगा और करंट भी ज्यादा हो जाएगा। जैसा तुम लोग एसी जनरेटर में देखते हो, अगर मशीन का स्पीड बढ़ा दिया जाता है तो देखते हो करंट ज्यादा फ्लो होने लगती है, नहीं होता ऐसा? और जब मशीन को स्लो कर दिया जाता, मशीन का स्पीड कम कर दिया जाता है, तो रिलेटिव मोशन भी स्लो कम हो जाता है, और रिलेटिव मोशन जब स्लो हो जाएगा तो वहां पर करंट भी कम हो जाता है। तो फर्स्ट, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल इंड्यूसेस करंट इन द कॉइल, इसे समझ गए। फास्टर रिलेटिव मोशन इंड्यूसेस ग्रेटर करंट, रिलेटिव मोशन मैग्नेट और कॉइल के बीच जितना फास्ट होगा करंट भी उतना ज्यादा प्राप्त होगा हमें। एसटीडी करंट कांट इंड्यूस करंट, एसटीडी करंट किसी कॉइल में करंट को इंड्यूस नहीं कर सकता है। वेरिएबल करंट कैन इंड्यूस करंट, यहां देख रहे हैं कि वेरिएबल करंट, इसमें करंट इंड्यूस कर रहा है जैसा ट्रांसफार्मर में भी होता है। इंड्यूस्ड करंट लास्ट्स इन द कॉइल टिल द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल कंटिन्यूज। अब किसी ने पूछ दिया कि एक बात बतलाइए कि इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट कब तक रहेगा? तुम ही लोग बतलाओ कब तक रहना चाहिए। मशीन जिससे जनरेटर चलाते हैं हम लोग, डायनेमो चलाते हैं, अगर मशीन बंद कर देंगे तो क्या हमें करंट प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि इस कॉइल में करंट तभी तक होगा जब तक दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होता रहेगा। जैसे ही रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, करंट भी इसमें इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। जैसा तुम लोग एसी जनरेटर में देखते हो, मशीन जब तक चल रहा है तब तक हमें करंट प्राप्त हो रहा है, बल्ब जल रही है, ट्यूबलाइट चल रही है। मशीन बंद कर दो, एसी जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट और कॉइल होता है दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा तो करंट भी इंड्यूस होना बंद हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग इससे। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह इंपॉर्टेंट लॉज है, इसे हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक ना? अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडे का? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल चेंजेज, an EMF is induced in that coil and lasts till the change of flux continues। अगर किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है, और वह EMF इस कॉइल में तभी तक रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता रहता है। फिर से सुनो, जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। जब किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक EMF इंड्यूस होगा, और वह EMF कॉइल में तभी तक रहेगा जब तक कि फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। मतलब अगर फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाए तो वह इंड्यूस्ड EMF भी गायब हो जाएगा। समझे बात को? तो EMF कॉइल में तभी तक लास्ट करेगा, इंड्यूस्ड EMF कॉइल में तभी तक रहेगा जब तक कि फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। जैसा तुम लोग एसी जनरेटर में देखे हो, जब तक मशीन चलता है तब तक करंट प्राप्त होती है, मशीन बंद कर दो करंट भी प्राप्त नहीं होती है। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? अब फर्स्ट लॉ हमें यह जानकारी देता है कि EMF किस कारण से इंड्यूस होता है, और सेकेंड लॉ EMF का मेजरमेंट बतलाएगा। फर्स्ट लॉ कारण बतलाता है EMF के प्रोड्यूस होने का, और सेकेंड लॉ हमें बतलाएगा कि कितना EMF इंड्यूस होगा। तो अगर कोई पूछता है कि फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए फर्स्ट लॉ है वह क्या बतलाता है, तो कहेंगे सर वह बतलाता है कि EMF इंड्यूस होता क्यों है। और कोई पूछेगा सेकेंड लॉ क्या बतलाता है, तो कहेंगे सर सेकेंड लॉ बतलाता है कि कितना EMF इंड्यूस होगा। यह बतलाएगा EMF इंड्यूस क्यों होता है, यह बतलाता है कितना EMF इंड्यूस होता है। समझे बात को? मतलब सेकेंड लॉ EMF जो इंड्यूस होगा उसका मेजरमेंट बतलाएगा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
सेकेंड लॉ है कि कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। मींस मॉडुलस ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बी अपॉन डी टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। हियर डी फाई बी क्या है? तो डी फाई बी है चेंज इन फ्लक्स इन टाइम dt। इतना टाइम में इतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो जब इसमें इससे डिवाइड कर दोगे तो वह हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईएमएफ का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है इसीलिए मॉडुलस लेना पड़ा है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लेते हैं और इस कांस्टेंट का SI यूनिट में वैल्यू होता है 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स हो गया डी फाई बी अपॉन डी टी। ठीक, अब चलते हैं किसके तरफ? एक और VVI टॉपिक के तरफ जो है लेंज लॉ। अब यह क्या है? देखो, यह ईएमएफ इंड्यूस होने का कारण बतलाता है। यह ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका मेजरमेंट बतलाता है। अब इन दोनों के बाद जो लेंज साहब ने लॉ दिया ये बतलाए ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। अब देखो, यह इंड्यूस्ड ईएमएफ का कारण बतला देता है, यह मेजरमेंट बतला देता है, लेकिन इन दोनों में से इंड्यूस्ड ईएमएफ का कहीं पर डायरेक्शन पता चलता है? नहीं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन दिए किसने? लेंज साहब ने। लेंज साहब ने कहा कि दी पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब ही डायरेक्शन होता है, दी पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच इंड्यूसेस इट। इसने कहा, लेंज साहब ने कहा, देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होता है कि वह उसी कारण का अपोज करता है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति होती है। सुना है बात को? क्या सुने? कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है कि वह उसी कारण का अपोज करेगा जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। अब बतलाओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण। तो लेंज साहब ने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा होगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किस कारण से उत्पन्न होता है? चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वह चेंज ऑफ फ्लक्स का ही अपोज करेगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब वही ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स का क्या करेगा? अपोज करेगा। जिस कारण से इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ उसी कारण का विरोध करेगा। समझे बात को? जिसने उसको जन्म दिया उसी जन्म का वह क्या करेगा? विरोध। उसी कारण का, जिस कारण से उसका जन्म हुआ उसी कारण का वह क्या करेगा? अपोज करेगा। ठीक, तो यही कहता है लेंज साहब, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच इंड्यूसेस इट। वह उसी कारण का अपोज करेगा जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। This law gives the polarity of induced EMF in the induced current। यह जो लेंज साहब का लॉ है यह इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट का पोलैरिटी यानी डायरेक्शन को बतलाता है। तो यह EMF इंड्यूस होने का कारण बतलाएगा, यह मेजरमेंट बतलाएगा और लेंज साहब का लॉ उसी इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन बतलाएगा। दिस लॉ इज द कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह जो लेंज साहब का लॉ है यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। आगे बढ़ जाते बच्चों, हमने अभी फैराडेज लॉ पढ़ा है जो है मॉडुलस ऑफ ई इक्वल्स डी फाई बी अपॉन डी टी। यह फैराडेज लॉ है। कौन सा लॉ है? बतलो तो, फर्स्ट या सेकेंड लॉ?
फैराडे का सेकेंड लॉ है। अब फैराडेज एंड लेंज लॉ देखते हैं। फैराडे और लेंज दोनों का जो दिया गया लॉ है वह क्या है? तो वह सिंपल है, तुम इससे मॉडुलस हटाओ, ओनली ई लिखो और यहां माइनस लिख दो। तो यह फैराडे का लॉ है, याद रखना, और यह फैराडे और लेंज का लॉ है। अगर मॉडुलस ऑफ ई इक्वल्स डी फाइव बी अपॉन डी टी है तो यह फैराडे का लॉ है, लेकिन जब यहां मॉडुलस नहीं है और यहां माइनस है तो यह फैराडे एंड लेंज लॉ हो गया। यह फैराडे एंड लेंज का लॉ है। अब यहां जो माइनस देख रहे हो, यही माइनस रिप्रेजेंट करता है किस लॉ को? लेंज लॉ को। यहां माइनस नहीं था, मॉडुलस लोगे तो माइनस थोड़े होगा यहां, तो वह फैराडे लॉ है। यहां से मॉडुलस हटा के यहां जैसे माइनस पुट करोगे, माइनस पुट करते ही यह जो माइनस है यह हो गया लेंज लॉ। ठीक, तो अगर यह माइनस नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा, तो यह फैराडे लॉ है। अगर यहां माइनस लगा देते हैं इससे मॉडुलस हटा करके तो यह फैराडे एंड लेंज लॉ हो जाता है। अब यहां जो माइनस है यही माइनस रिप्रेजेंट करता है लेंज लॉ को। तो अगर तुम्हें यह फॉर्मूला दे दे और तुम्हें कहे कि इसमें क्या है जो लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो कहेंगे सर ओनली यह निगेटिव साइन है ना, यही रिप्रेजेंट कर रहा है लेंज लॉ को। अब यह निगेटिव साइन और क्या बतलाता है? तो लेंज लॉ है क्या? स्टेटमेंट ही है लेंज लॉ का कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वह उसी कारण का अपोज करे जिससे उसकी उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति किससे होती है उसकी? तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि वह मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का अपोज करे। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां जो माइनस है यह दिखला रहा है कि यह जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यह चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। इसे अच्छे से याद रखेंगे। यह जो फैराडेज एंड लेंज लॉ है ना, इसे अच्छे से याद रखेंगे हम लोग। इसी में यह माइनस दिखला रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज कर रहा है। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे जो है सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है? मेरे पास एक कॉइल है, ठीक, और उसमें वेरिएबल करंट को फ्लो कराते हैं। जब वेरिएबल करंट को फ्लो कराएंगे तो उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उस फ्लक्स का चेंज का अपोज करने के लिए उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ इंडक्शन। एक कॉइल, उसमें फ्लो कराएंगे वेरिएबल करंट। जब वेरिएबल करंट फ्लो होगा तो उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और जब ये फ्लक्स चेंज हुआ तो उस चेंज का, फ्लक्स का नहीं, फ्लक्स में चेंज का अपोज करने के लिए उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इसी घटना को हम लोग कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। तो व्हेन चेंजिंग करंट फ्लोज थ्रू अ कॉइल, magnetic flux linked with the coil changes. To oppose the change of flux, an EMF and hence a current is induced in that coil. This phenomenon is called self-induction and the EMF is called back EMF और self-induced EMF। समझ गए कि एक कॉइल है, उससे वेरिएबल करंट फ्लो करता है। जब ये वेरिएबल करंट फ्लो करेगा तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उस फ्लक्स में चेंज का अपोज करने के लिए उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इसी घटना को हम लोग कहेंगे सेल्फ इंडक्शन। और जो ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगा उसे हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ कहेंगे। यहां देखते हैं, यह एक कॉइल है, ठीक,
इसे एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं। अब तुम लोग कहोगे सर रियोस्टेट से क्यों कनेक्ट करते हैं? तो रियोस्टेट के मदद से हम लोग इसमें करंट का वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं। रियोस्टेट के मदद से करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं, वैरी करवा सकते हैं। तो यह बैटरी, यह कॉइल, यह की, यह रियोस्टेट, इसके मदद से हम लोग कॉइल में करंट को घटाएंगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल करंट चाहिए, कांस्टेंट करंट तो चाहिए नहीं। अब सपोज करो यहां कितना करंट फ्लो कर रहा है, यह वेरिएबल करंट है, इसका वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करेगा, कभी 1 एम्पियर, कभी 0.5 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर हो सकता है। अब जैसे ही वेरिएबल करंट फ्लो करेगा, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उस फ्लक्स में चेंज का, फ्लक्स का अपोज करने के लिए नहीं, फ्लक्स में चेंज का अपोज करने के लिए इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा। तो यह जो आई है यह इंड्यूस्ड करंट है, इस करंट का डायरेक्शन इस करंट के क्या होना चाहिए? अपोजिट। ठीक, तो यह है सेल्फ इंडक्शन। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस और कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस और कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को एल से डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक, किससे डिनोट करेंगे? एल से। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एनी इंस्टेंट, at any instant magnetic flux linked with the coil डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल का। मतलब कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह किस पर डिपेंड करेगा? तो उससे जो करंट फ्लो करेगा उसी पर न डिपेंड करेगा। तो एट एनी इंस्टेंट, किसी भी क्षण तुम देख सकते हो कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कॉइल का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग φB से डिनोट करते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया करंट I का। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट लेना होगा, जो हम लोग लिए भी है। यह जो L है जो कि एक कांस्टेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। यह जो कांस्टेंट L है ना, L तो कांस्टेंट ही होगा ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसी को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक, तो L इक्वल्स क्या हो जाएगा? φB अपॉन क्या हो जाएगा? I। इसका ऐसा यूनिट वेबर पर एम्पियर होता है, जिसे हम लोग हेनरी लिखते हैं। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन करे कि सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट, तो हम लोग कहेंगे सर हेनरी। क्या कहेंगे? हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी। अब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा? तो फैराडे एंड लेंज लॉ से हम लोग जानते हैं E इक्वल्स होता है -d∅B अपॉन dt। अब यहां देखो φB है, इस φB का वैल्यू कितना पुट कर दोगे? Li। तो φB का वैल्यू Li पुट कर देते हैं। इसमें कौन वेरिएबल है? तो करंट वेरिएबल है, लेकिन L क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, तो यहां L और जो वेरिएबल है उसका तो डिफरेंशिएशन होगा। तो E इक्वल्स हो गया -L di अपॉन dt। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स -L di अपॉन dt। सेल्फ इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं करंट इक्वल्स होता है ईएमएफ अपॉन रेसिस्टेंस। ईएमएफ E, रेसिस्टेंस R। E का वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग? -LDI अपॉन dt अपॉन R हो गया। तो I इक्वल्स -L अपॉन R di अपॉन dt। यह हो गया सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। अब बच्चों इससे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनाइड। हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनाइड है,
उसका देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा। अब बच्चों यह है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनाइड और इसके वन टर्न से कितना करंट फ्लो कर रहा है आई। इस सोलेनाइड का लेंथ कितना है एल और यहां जो क्वाइल है उसका एरिया क्या है ए है। ठीक, तो एरिया हो गया ए, लेंथ हो गया एल और इसके वन टर्न से कितना करंट फ्लो कर रहा है आई। हम लोग जानते हैं कि सोलेनाइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका वैल्यू होता है म्यू नोट एन आई, म्यू नोट एन आई। ठीक, तो एल हो गया लेंथ ऑफ सोलेनाइड, आई हो गया करंट थ्रू वन टर्न ऑफ द सोलेनाइड, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वह कितना है स्मॉल एन, और कैपिटल एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सोलेनाइड। तो एल क्या है लेंथ ऑफ सोलेनाइड, आई क्या है करंट थ्रू वन टर्न ऑफ द सोलेनाइड, स्मॉल एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन क्या है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन दी सोलेनाइड। अब बतलाओ यूनिट लेंथ में कितना टर्न्स है एन, तो एल लेंथ में कितना होगा एन इंटू एल, और एन इंटू एल को हम लोग क्या लिखेंगे कैपिटल एन, तो कैपिटल एन इक्वल्स क्या हो जाएगा एन इंटू एल। सुने बात को, यूनिट लेंथ में एन टर्न्स है तो एल लेंथ में कितना एन इंटू एल, यूनिट लेंथ में एन टर्न्स तो एल लेंथ में एन इंटू एल। यह हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या लिखे हैं कैपिटल एन, तो एन इंटू एल को कैपिटल एन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार स्मॉल एन इक्वल्स क्या हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एल। अब मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दी सोलेनाइड बी इक्वल्स होता है म्यू नोट एन आई। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सोलेनाइड बी इक्वल्स होता है म्यू नोट एन आई। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दी सोलेनाइड फाइव बी इक्वल्स एन बी ए जस्ट पढ़ाए हुए हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स जब पढ़ा रहे थे तो उसी में पढ़ाए हैं फाइव बी इक्वल्स एन बी ए। अब यहां पर b का वैल्यू हमें क्या पुट कर देना है, तो b का वैल्यू पुट कर देना है म्यू नोट एन आई, और यह जो n है अब इस n का वैल्यू भी हम लोग पुट कर देते हैं कितना nl, तो nl इंटू म्यू नोट एन आई इंटू ए तो है ही है, तो 5b इक्वल्स हो गया म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल। अब यह हो गया टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम लोग जस्ट 3-4 मिनट पहले ही पढ़े हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दी सोलेनाइड एल इक्वल्स 5b अपॉन आई। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है ना 5b अपॉन आई, तो 5b का वैल्यू कितना पुट कर देंगे म्यू नोट एन स्क्वायर आई ए एल अपॉन हो गया आई, आई आई कैंसिल तो म्यू नोट एन स्क्वायर ए इंटू एल। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दी सोलेनाइड हो गया म्यू नोट एन स्क्वायर ए इंटू एल। इसे तुम लोग और थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो, कैसे, तो यह जो स्मॉल एन है इसे तुम लोग लिख सकते हो कैपिटल एन अपॉन एल, तो हम लोग इस स्मॉल एन के बदले एन अपॉन एल, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तो लिखना ही होगा, तो 1l क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो l इक्वल्स हो जाएगा म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब हमें म्यू नोट का वैल्यू मालूम ही है, एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ए एरिया है और एल लेंथ है, सब मालूम हो जाए तो सेल्फ इंडक्टेंस आसानी से हम लोग करंट कैरिंग सोलेनाइड का मालूम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग शॉर्ट में एमआई लिखा करेंगे, और इसी पर बेस्ड होता है हमारा ट्रांसफार्मर, जो घर में हम लोग टीवी में, फ्रिज में, या कह सकते हो
यह जो है क्या नाम है वॉशिंग मशीन, इस सब में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वह ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेनन पर ही आधारित होता है। तब यह है क्या म्यूचुअल इंडक्शन, आसानी से समझो। अगल बगल दो कॉइल को रख दो, अगल बगल, बहुत दूर नहीं, नजदीक में, ठीक। अब एक कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट को चेंज करो, मतलब घटाओ बढ़ाओ, दूसरे कॉइल में अपने आप करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सुना बात को? टेक टू कॉइल्स, ठीक, चेंज करंट इन द वन कॉइल, इन अनदर कॉइल करंट विल बी इंड्यूस्ड। अगर अड़ोस पड़ोस में दो कॉइल हो, एक में करंट चेंज होगा, दूसरे में अपने आप करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइल्स होता है, एक में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। अल्टरनेटिंग करंट तो हम लोग जानते हैं वेरिएबल करंट है, और वह जो फ्लो करता है तो उसके कारण, यानी उसमें करंट चेंज होने के कारण ही दूसरा कॉइल में अपने आप करंट इंड्यूस हो जाता है। यही है म्यूचुअल इंडक्शन। द फेनोमेनन ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ in a coil due to change in current in the neighboring coil is called mutual induction। किसी कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस होना जब उसके पड़ोस स्थित कॉइल में करंट चेंज होता हो कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्शन। जब किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता हो, किस कारण से? तो उसके पड़ोस में स्थित कॉइल में करंट के चेंज होने के कारण, तब इस घटना को क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। समझे बात को? जब किसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, क्यों हो जाए? क्योंकि उसके पड़ोस स्थित कॉइल में करंट चेंज हो रहा है, तब ऐसी घटना को हम लोग कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, एक कॉइल में करंट चेंज होगा तो उसके पड़ोस में जो दूसरा कॉइल है उसमें अपने आप ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसी को कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। द कॉइल इन व्हिच चेंजिंग करंट फ्लोज इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। जिस कॉइल में करंट चेंज होगा उसे प्राइमरी कॉइल कहेंगे। द कॉइल इन व्हिच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। और जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा उसे कौन सा कॉइल कहेंगे? सेकेंडरी। इसे फिगर में समझते हैं। देखो, दो कॉइल है एक दूसरे के नजदीक, यानी अड़ोस पड़ोस, दोनों पड़ोसी कॉइल है, ठीक ना। अब एक कॉइल जो है इसे एक की से, एक बैटरी से और एक रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिए। इस कॉइल को किससे कनेक्ट कर दिए हैं? की है, बैटरी है, रियोस्टेट है। इस रियोस्टेट के मदद से हम लोग इसमें जो करंट फ्लो होगा उसे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, मतलब चेंज करेंगे। तो इसमें कौन सा करंट फ्लो होगा? वेरिएबल। तो जिससे वेरिएबल करंट फ्लो होगा वह प्राइमरी कॉइल है, पीसी है। अब यह दूसरा कॉइल है, ठीक। जब इसमें वेरिएबल करंट फ्लो होता है तो इसमें अपने आप करंट फ्लो हो सकता है। यहां देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वह ऐसे नहीं हो करके ऐसे है, इसका मतलब है कि इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो होता क्या है कि जब इसमें करंट हम चेंज करेंगे, मींस इसमें जब वेरिएबल करंट फ्लो होगा तो इसमें अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इसी घटना को म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। अब जिसमें वेरिएबल करंट यानी चेंजिंग करंट फ्लो कर रहा है वह प्राइमरी कॉइल है, पीसी है, और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसे सेकेंडरी कॉइल कहेंगे, एससी। ठीक, ऐसा ही ट्रांसफार्मर में होता है। एक में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराते हैं, इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, इसमें अपने आप एक करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इसे हम लोग समझ गए कि यह कौन सा कॉइल है, प्राइमरी। क्यों है? क्योंकि इससे वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है।
जब ये इसमें वेरिएबल करंट फ्लो करेगा, इसमें अपने आप एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहेंगे। जिसमें वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है वह प्राइमरी कॉइल है, और जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वह सेकेंडरी कॉइल है। अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ, म्यूचुअल इंडक्टेंस और कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिसे एम से डिनोट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस इसलिए होता है क्योंकि इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। अब क्वेश्चन आता है कि तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज क्यों होता है, क्योंकि इसमें करंट चेंज होता है। सुने बात को, इसमें ईएमएफ क्यों इंड्यूस होता है, तो ईएमएफ तो तब, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है कि ईएमएफ तब ये इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसमें ईएमएफ तब इंड्यूस हो रहा है जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इसमें वेरिएबल करंट फ्लो कर रहा है। मींस इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा इसके करंट पर। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करेगा इसके करंट पर। अगर इसमें करंट डिक्रीज करता है तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज कर जाएगा, यहां करंट इंक्रीज करेगा तो यहां मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज कर जाएगा। मींस सेकेंडरी कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वह कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है प्राइमरी कॉइल से फ्लोइंग करंट आई पर। तो एट एनी इंस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, तो करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी कॉइल। तो फाइव बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिए है यहां एम। यह जो एम है इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि फाइव बी इक्वल्स एम आई है, तो बतलाओ एम इक्वल्स क्या हो जाएगा, फाइव बी अपॉन आई हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा बतलाओ तो यह जो करंट है थ्रू प्राइमरी कॉइल है या सेकेंडरी कॉइल, तो यह है करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल, यह है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। इसे अच्छे से याद रखेंगे। अब यह जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम, इस म्यूचुअल इंडक्टेंस एम का भी ऐसा यूनिट हेनरी ही होता है, एच। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दी सेकेंडरी कॉइल। अब क्वेश्चन आता है कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ES इक्वल्स माइनस डी फाइव बी अपॉन डी टी। यहां S इसलिए लगा देते हैं क्योंकि यह दिखलाता है कि यह जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है वह सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है। अब 5B का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, MI पुट कर देंगे। M तो कांस्टेंट है तो ES इक्वल्स हो गया माइनस M DI अपॉन DT। अब कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं हमें। यह जो M है जिसे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, यह किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला, शेप साइज एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द टू कॉइल्स। हमारे पास जो दो ठो कॉइल था फिगर में देख चुके हैं, उन दोनों कॉइल का शेप क्या है, साइज क्या है, उसमें कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, उस पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ कोर ऑफ कॉइल्स। अब कॉइल किस मटेरियल पर लपेटा गया है, समझे बात को, कॉइल किस मटेरियल के ऊपर लपेटा गया है उस कोर के नेचर पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस बिटवीन दी टू कॉइल्स, दोनों कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल्स, दोनों कॉइल्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो किस किस बात पर डिपेंड करेगा एम, शेप साइज एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर, नेचर ऑफ कोर ऑफ द कॉइल्स पर, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स पर और रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द कॉइल्स पर। एक छोटा सा पॉइंट है, यह एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहां एक टर्म आता है कपलिंग। कपलिंग का मतलब क्या होता है, अब हमारे पास एक कॉइल है, जैसे देखो यह एक कॉइल है
और हम लोग चाहते हैं कि इसी पर एक दूसरा कॉइल को भी प्लेस करें। तो जब दोनों कॉइल को एक के ऊपर दूसरा प्लेस करेंगे तो यह कहलाता है कपलिंग। क्या कहलाता है? कपलिंग। एक के ऊपर जब दूसरा कॉइल को प्लेस करते हैं तो इसे कपलिंग कहा जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बिटवीन दी टू कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंसेज L1 एंड L2 इज। अब देखो हमारे पास यहां पर दो कॉइल्स है, ठीक। एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और दूसरा का क्या है? L2 है। और जब ये एक के ऊपर दूसरा प्लेस्ड है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, यानी M भी होगा। तो यहां जो दोनों कॉइल्स है जिसे कपल किया गया, मतलब एक के ऊपर दूसरे को लपेटा गया है, जिसे कपलिंग कहते हैं, तो दोनों का सेल्फ इंडक्टेंसेज क्या है? L1 L2 है, ठीक। और साथ साथ दोनों के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वह कितना है? M है। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K between the two coils of self inductances L1 and L2 is K equals M upon root under L1 L2। दोनों को जो कपलिंग करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो होता है K, उसका वैल्यू होता है M अपॉन रूट अंडर L1 L2। L1 L2 तो जानते हैं दोनों कॉइल्स का सेल्फ इंडक्टेंसेज है और M क्या है? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। फॉर टाइट कपलिंग, अगर कपलिंग टाइट है, ठीक, जब टाइट होगा तो K का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इक्वल्स क्या लिखोगे? M अपॉन रूट अंडर L1 L2, तो M इक्वल्स रूट अंडर L1 L2 हो गया। अब फॉर लूज कपलिंग, अगर कपलिंग लूज है तो K का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। तो टाइट कपलिंग के लिए K का वैल्यू 1 और लूज कपलिंग के लिए K का वैल्यू होता है 0। अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। अब बच्चों हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो है मोशनल EMF। आसानी से इसे समझा जा सकता है। सपोज करो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक मेटल रड मूव कर रहा है। इस प्रकार से मूव कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का वह लगातार कटिंग कर रहा है। अब कहोगे कटिंग क्यों? ठीक, अब इसे समझो। सपोज करो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास। अब अगर हम रड को इधर ले जाएं, कंडक्टिंग रड को, या इधर लाएं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कटिंग नहीं होगा। लेकिन जब ऐसे मूव कराएं या ऐसे मूव कराएं या ऐसे मूव कराएं तब मैग्नेटिक फ्लक्स का कटिंग होगा। ऐसे मूव करें, ऐसे मूव करें, ऐसे मूव करें या ऐसे मूव करें तब मैग्नेटिक फ्लक्स का कटिंग होगा। लेकिन जब हम ऐसे ले जाएंगे या बाहर की ओर लाएंगे तब मैग्नेटिक फ्लक्स का कटिंग नहीं होगा, ठीक। तब एक कंडक्टिंग रड लेते हैं, यह इसमें मूव कर रहा है और मूव ऐसे कर रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यह लगातार कटिंग कर रहा है। तब इस रड के मोशन के कारण इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। उसी EMF को हम लोग कहेंगे मोशनल EMF। क्या कहेंगे? मोशनल EMF। तो जब कोई कंडक्टिंग रड किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार मूव करता है कि वह लगातार मैग्नेटिक फ्लक्स का कटिंग करता है, तब उस रड के मोशन के कारण उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाएगा और EMF इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस होगा ही होगा। तो अब उस EMF को हम लोग मोशनल EMF कहेंगे। क्या कहेंगे? मोशनल EMF। तो लिख सकते हैं when a conducting rod moves in a uniform magnetic field such that it cuts the magnetic flux continuously, then due to its motion an EMF is induced in that rod which is called motional EMF। समझ गए मोशनल EMF को? The direction of induced current in the rod is given by Fleming's right hand rule। अब क्वेश्चन आता है कि मोशनल EMF के कारण जो रड में करंट इंड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा,
उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो उस करंट का डायरेक्शन दिया जाएगा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। किस रूल से? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। अब देखते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है क्या। RH मतलब राइट हैंड। एक्सटेंड forefinger, middle finger and thumb of right hand normal to each other such that forefinger in the direction of magnetic field B, thumb in the direction of motion of conductor V, then middle finger will give the direction of induced current in that conductor। अब देखो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है क्या। तो फ्लेमिंग साहब बोले देखिए आप राइट हैंड के फोर फिंगर, इसे फोर फिंगर कहते हैं, इसे मिडिल फिंगर कहते हैं, इसे थंब कहते हैं, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्सटेंड कर लीजिए ऐसे। अब इसे ले जाइए फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसे ले जाइए मोशन के डायरेक्शन में, थंब को मोशन के डायरेक्शन में। तो यह जो मिडिल फिंगर है यही इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। या किस डायरेक्शन में? फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड या रड के मोशन के डायरेक्शन में, थंब रड के मोशन के डायरेक्शन में। तब यह जो है मिडिल फिंगर यह बतलाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट का डायरेक्शन। जैसे यहां देखो यह क्या है? यह थंब है, हम लोग जानबे करते हैं। यह कौन सा फिंगर है? यह फोर फिंगर है। और यह कौन सा फिंगर है? तो यह मिडिल फिंगर है। ठीक, तो फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब मोशन यानी वेलोसिटी v के डायरेक्शन में। तब यह जो मिडिल फिंगर है यही इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को बतलाएगा। तो यह बतला रहा है किसका डायरेक्शन को? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन को। ठीक, समझ गए इसे, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि यह जो कंडक्टिंग रड है आखिर इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, कितना करंट इंड्यूस होगा, इस पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स कितना लगेगा और साथ साथ पावर कितना डिसिपेट होगा, सब देख लेते हैं। तो यह एक कंडक्टिंग रड है। इस कंडक्टिंग रड का लेंथ क्या है? देखो तो L। और यह जो क्रॉस देख रहे हो यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस 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 जो देख रहे हो यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और प्रीवियस चैप्टर में ही तुम लोगों को बतलाए हैं कि अगर क्रॉस है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इनटू द पेज। तो यह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन है इनटू द पेज। यह एक कंडक्टिंग रड है जिसका लेंथ कितना है? L। पहले यह O पर था, फिर यह मूव करते 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 कहां पर पहुंच गया? O डैश पर। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था? V वेलोसिटी से। फिर से समझ लो एक बात। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब ये क्रॉस है तो डायरेक्शन हो जाएगा इनटू दी पेज, इनटू दी पेज। यहां बोर्ड है तो इनटू दी बोर्ड लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोग तो कॉपी पर न नोट करोगे तो इनटू दी पेज लिखना पड़ेगा। यह एक कंडक्टिंग रड है जिसका लेंथ L है। अभी यह पोजीशन O पर है। अब यह V वेलोसिटी से मूव करते करते कहां पहुंच जाता है? O डैश पर। ठीक, तो यह इनिशियल पोजीशन या फाइनल हो गया। अब जब यह मूव कर रहा होगा तो फ्लक्स का कटिंग भी हो रहा है। ऐसे जब मूव कर रहा है V वेलोसिटी से तो फ्लक्स का कटिंग भी हो रहा है। और जब यह फ्लक्स का कटिंग होगा तो इसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगा। उसी करंट वो जो ईएमएफ जो इसमें इंड्यूस होगा उसी को तो मोशनल ईएमएफ कहेंगे। क्या कहेंगे? मोशनल ईएमएफ। क्योंकि वह जो ईएमएफ इस कंडक्टिंग वायर में इंड्यूस होगा वह इस कंडक्टिंग रड के मोशन के कारण इंड्यूस होगा, इसी कारण उसे मोशनल ईएमएफ कहेंगे।
फिर से समझ लो कि जब ये या मूव करेगा ऐसे तो फ्लक्स का कटिंग होगा, और जब ये फ्लक्स का कटिंग होगा तो इस कंडक्टिंग रड के मोशन के कारण इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसी को मोशनल ईएमएफ कहेंगे। और जब ये ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगा। अब इस करंट का डायरेक्शन कैसे मालूम करेंगे हम लोग? तो अभी तुम लोगों को जस्ट बतलाए हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। कैसे? तो यह जो फोर फिंगर है राइट हैंड का, यह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और यह चला जाएगा इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन में। देखो कैसे, यह देखो फोर फिंगर इनटू द पेज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यह थंब देखो वेलोसिटी v के डायरेक्शन में। अब देखो यह जो मिडिल फिंगर है इसका डायरेक्शन अपवार्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवार्ड हो गया। क्या हो गया? सॉरी बच्चों, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन अपवार्ड हो गया। फिर से देख लो, यह जो फोर फिंगर है यह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में गया इनटू द पेज। यह जो थंब है वेलोसिटी v के डायरेक्शन में गया। अब देखो यह जो मिडिल फिंगर है अपवार्ड डायरेक्शन में है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा? अपवार्ड। और सपोज करो जब यह कंडक्टिंग रड यहां से यहां पहुंचता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? s। तो एरिया कवर्ड A इक्वल्स क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ। अब बतलाओ यहां लेंथ कितना है? L। अगर विड्थ हम लोग बोले तो विड्थ कितना है? S। तो एरिया इक्वल्स हो गया L इंटू एस। मतलब इतना एरिया कवर कर रहा है यह कंडक्टिंग रड जब O से O डैश तक पहुंचता है तब। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला E इक्वल्स डी फाइव बी अपॉन डी टी। अब यहां जो फाइव बी है, फाइव बी का फॉर्मूला बी ए। अब कहोगे सर आप तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बतलाए हैं एन बी ए, तो वहां क्वाइल था, क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन होता है ना, इसीलिए एन बी ए लेते हैं। लेकिन बतलाओ इस रड में कोई टर्न होता है क्या? नहीं होता है ना, तो एन तो हम लोग लेंगे नहीं, ओनली बी ए लेना है, क्योंकि इस रड में कोई टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े होता है। तो 5b का वैल्यू क्या ले लेंगे? बी ए। और ए का वैल्यू हम लोग कितना पुट करेंगे? एल इंटू एस, एल इंटू एस। अब देखो यहां पर B और L तो कांस्टेंट है, B पहले से ही लिख चुके हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और L रड का लेंथ है जो कि कांस्टेंट है। तो वैरी कौन कर रहा है? S, क्योंकि जितना दूर जाएगा यहां से डिस्टेंस उतना चेंज होगा, तो वेरिएबल क्वांटिटी तो ओनली S है यहां पर। तो B और L का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो यह हो गया BL, और डिफरेंशिएशन किसका होगा? S का, तो ds अपॉन डी टी। और हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ds अपॉन डी टी, या वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो E इक्वल्स हो गया BL V। V क्या है? वेलोसिटी है, यहां लिख भी दे, यह V वेलोसिटी है, तो BLV हो गया। अब करेंट इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर, इसमें करेंट कितना होगा? डायरेक्शन तो पता चल गया, अपवार्ड है। हम लोग जानते हैं करेंट I इक्वल्स होता है EMF अपॉन रेसिस्टेंस। तो EMF कितना है हमारे पास? BLV अपॉन रेसिस्टेंस R। डिफ्लेक्टिंग फोर्स ऑन द कंडक्टर, यहां जो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है यह क्या है? तो जब यह रड, कंडक्टिंग रड, इसमें मूव करेगा और इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, तो इस पर एक मैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, उसे डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स यानी डिफ्लेक्टिंग फोर्स F इक्वल्स आई एल बी होता है, और यहां I का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर देंगे? बी एल भी अपॉन आर। एल बी तो है ही है, तो यह हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी अपॉन आर। अब पावर डिसिपेटेड, यह तो 11th क्लास में ही पढ़े थे, पावर इक्वल्स होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स का वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी अपॉन आर, और वेलोसिटी भी है, तो पावर डिसिपेटेड हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर अपॉन आर। हम लोग खास करके इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, इन दोनों पॉइंट को। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब बच्चों इस नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने जा रहे हैं
कि अगर कोई कंडक्टिंग रड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तब उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। समझे बात को? अगर कोई कंडक्टिंग रड ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करे तब कितना ईएमएफ उसमें इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो वही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देख रहे हो, डायरेक्शन भी इनटू दी पेज है, समझ ही गया होगा तुम लोग। अब एक रड है, यह जो OA है यह एक कंडक्टिंग रड है जिसका लेंथ क्या है L, और यह रोटेट करके A से कहां तक पहुंचता है B तक। ऐसे देखो, यह कंडक्टिंग रड है जिसका लेंथ L है और यह ऐसे रोटेट करके ऐसे हो जाता है, मतलब इसका पोजीशन A से B तक हो जाता है। तो जब पोजीशन चेंज हो गया A से B तक तो यहां तो कुछ ना कुछ एंगल बना होगा, इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लेते हैं। और तुम लोग जानते हो यहां रोटेट करेगा तो इसमें लीनियर वेलोसिटी नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर कर लेते हैं ओमेगा। रोटेट कर रहा है, नहीं से रोटेट करेगा तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो वह एंगुलर वेलोसिटी कितना है? ओमेगा है। अब तुम ही लोग बतलाओ, एंगल इक्वल्स क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो थीटा इक्वल्स आर्क लेंथ क्या होगा? AB अपॉन रेडियस। देखो तो यहां कितना है? L। तो थीटा इक्वल्स हो गया AB अपॉन L, तो AB इक्वल्स क्या हो गया? L थीटा। अब एरिया कवर्ड, क्वेश्चन आता है कि यहां से यहां तक में कितना एरिया कवर करेगा। तो दिखने से भी लग रहा है और सपोज कर लेते हैं कि यहां पर जब यह रड रोटेट करता है तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो एरिया कवर्ड इक्वल्स हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब हम लोग इसे एक ट्रायंगल ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। तो ट्रायंगल OAB लिख देते हैं हम लोग, ठीक। तो एरिया इक्वल्स, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो ठीक है, बेस क्या है देखो तो L, और हम लोग AB को यहां क्या कंसीडर करेंगे? हाइट। तो L इंटू AB। अब हाफ L तो ठीक है, और यह जो AB है इसका वैल्यू क्या पुट कर देंगे? L थीटा। तो A इक्वल्स हो गया हाफ L स्क्वायर थीटा। अब इंड्यूस्ड EMF E इक्वल्स क्या? D फाई B अपॉन dt। अब मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B का वैल्यू क्या लोगे? B इंटू A। अब कहोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो आप NBA बोले हैं, तो बच्चों अभी तुरंत उसका आंसर भी दे दिए हैं कि N तब लेते हैं जब हमारे पास कॉइल होता है, क्योंकि कॉइल में ढेर सारे टर्न्स होते हैं। यहां एक रड है, रड में टर्न्स थोड़े होता है, तो इसलिए N हटा के ओनली क्या लेते हैं? BA लेते हैं हम लोग, ठीक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B का वैल्यू BA पुट कर देंगे। B तो यूनिफॉर्म है, चलो B रहने देते हैं। और यहां जो A है, इस A का वैल्यू देखो तो कितना है? हाफ L स्क्वायर थीटा है। अब इसमें B पहले से यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, L रड का लेंथ है, कंडक्टर का लेंथ है, तो यह भी कांस्टेंट ही होगा। वैरी कौन करता है? थीटा, क्योंकि जितना ज्यादा रोटेट करेगा थीटा उतना इंक्रीज करते जाएगा। तो वेरिएबल ओनली थीटा है, ओनली थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, तो हाफ BL स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt। अब बतलाओ डी थीटा अपॉन dt एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला है ना, तो E इक्वल्स हो गया हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। मतलब इसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसका वैल्यू होगा हाफ BL स्क्वायर ओमेगा, ठीक। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर मतलब क्वाइल। किसी क्वाइल में मींस किसी इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वाइल ले लेते हैं, यही क्वाइल इंडक्टर भी कहलाता है। इसे एक सेल और एक की से कनेक्ट कर देते हैं, और
यह जो सेल है इसका ईएमएफ कितना है देखो तो ई, सेल का ईएमएफ ई है। ठीक, अब सीधा सा बात है, इसमें करंट फ्लो करेगा। अगर उस करंट को हम लोग चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वैरी कराएंगे, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और वह ईएमएफ होगा माइनस LdI/dt। पढ़े हैं ना हम लोग, जस्ट पढ़े। सबसे पहले तो याद रखना कि यह जो करंट है यह करंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास यह एक कॉइल है, कॉइल जिसे इंडक्टर कहते हैं, यहां सेल है, यह की है। अब की को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इसमें करंट तो फ्लो करेगा लेकिन वह चेंज होते रहेगा। और जब ये चेंज होगा तो हम लोग जानते हैं इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, और वह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। हम लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़े हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पढ़े हैं। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। लिख वे दे क्या, तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा माइनस LdI/dt। मतलब यह जो कॉइल है यहां से यहां, इसमें जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वह होगा माइनस LdI/dt। जबकि हम लोगों ने जो सेल कनेक्ट किया है उसका ईएमएफ कितना है, ई है। इसमें एल क्या है, तो एल है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और इंडक्टर। एल को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कहते हैं या इंडक्टर कहते हैं। एल के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से समझा दे। सर्किट में एक कॉइल है जिसे इंडक्टर भी कहते हैं हम लोग, इसे एक सेल और की से कनेक्ट कर देते हैं। अब यह की ऐसा होना चाहिए कि इसे हम लोग ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर सके, जिससे कि इसमें जो करंट फ्लो करे तो वह करंट वेरिएबल हो सके, मतलब इंक्रीज करे, डिक्रीज करे, इंक्रीज करे, डिक्रीज करे। तब जाके इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे, जिसका वैल्यू माइनस LdI/dt हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट आधा घंटा पहले पढ़े हैं। ठीक, तो एल है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल बोले तो इंडक्टर भी बोल सकते हैं। अप्लाइंग लूप रूल वी गेट, हम लोगों को किरचॉफ साहब का सेकेंड लॉ यानी लूप रूल याद है कि किसी क्लोज्ड सर्किट में टोटल ईएमएफ 0 होना चाहिए। तो एक ईएमएफ तो तुम्हारा ई है और दूसरा है माइनस LdI/dt, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सर्किट है यह एक क्लोज्ड सर्किट है। तो किसी क्लोज्ड सर्किट में टोटल ईएमएफ होना चाहिए 0। तो टोटल ईएमएफ में एक ई है और दूसरा माइनस LdI/dt है, तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ई प्लस माइनस LdI/dt इक्वल्स हो गया 0, तो ई इक्वल्स हो गया LdI/dt। अब हम लोग जानते हैं पावर P इक्वल्स होता है ईएमएफ इंटू करेंट, या ईएमएफ नहीं लिखो तो इसे वोल्टेज भी लिख सकते हो, तो वोल्टेज इंटू करेंट होता है। अब यहां वोल्टेज यानी ईएमएफ कितना है, ई, और करेंट कितना है देखो तो आई। तो P इक्वल्स ई इंटू आई, ई का वैल्यू क्या पुट करोगे, LdI/dt इंटू आई हो गया। अब हम लोग जानते हैं अगेन कि पावर इक्वल्स होता है वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल्स dW/dt, तो dW इक्वल्स pdt हो जाएगा। अब बतलो यहां जो P है इस P का वैल्यू क्या पुट करेंगे, LdI/dt इंटू आई, और यह dt तो है ही है, तो P का वैल्यू पुट कर दिए LdI/dt इंटू आई, और यह dt तो है ही है, दोनों dt कैंसिल हो जाएगा, तो dW इक्वल्स हो गया LI/di। देयरफॉर टोटल वर्क डन W इक्वल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो dW का इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट लगाएंगे 0 to I0। इसमें I0 क्या है, तो मैक्सिमम करंट है। अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए dW को इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो 0 to I0, 0 हो गया करंट का
मिनिमम वैल्यू, और आई नोट हो गया करंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो आई नोट मैक्सिमम करंट है। यहां पर डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या पुट करेंगे देंगे हम लोग, देखो तो एल आई डी आई रखेंगे। तो चलो एल आई डी आई रख देते हैं। हम लोग जानते हैं एल सेल्फ इंडक्टेंस है, और सेल्फ इंडक्टेंस तो कांस्टेंट होता है, तो इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो इसे इंटीग्रल से बाहर रख लेते हैं। तो W इक्वल्स एल इंटीग्रल 0 टू आई नोट आई डी आई, और आई का कुछ नहीं है, पावर तो कितना है, 1 है। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं चलो हम लोग। तो बच्चों अब हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन का रूल तुम लोग जानते बे करते हो कि पावर जितना होता है उसमें 1 ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो आई का पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। लोअर लिमिट 0 है तो 0 ही रहेगा, अपर लिमिट आई नोट है तो आई नोट ही रहेगा। तो यह हो गया एल आई स्क्वायर अपॉन 2 0 टू आई नोट। अब हम लोग यहाँ जो 2 है इसे यहाँ लिख लेते हैं, तो हाफ एल आई स्क्वायर 0 टू आई नोट। अब हम लोग जानते हैं इस आई का जो वैल्यू होगा वह कैसे लिखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, आई नोट, तो आई नोट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 का स्क्वायर। तो यह हो गया हाफ एल आई नोट स्क्वायर। यह जो वर्क डन है, यही वर्क डन इंडक्टर यानी कॉइल में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन द इंडक्टर। देयरफॉर स्टोर्ड एनर्जी, अब एनर्जी है तो यू से ही डिनोट करेंगे। तो यू इक्वल्स हो गया हाफ एल आई नोट स्क्वायर। मतलब किसी कॉइल में, किसी इंडक्टर में इतना एनर्जी स्टोर होता है, ठीक, इतना हो सकता है मैक्सिमम। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दी सोलेनाइड। अब क्वेश्चन आता है कि किसी सोलेनाइड में कितना मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि सोलेनाइड भी तो एक कॉइल ही है ना। सोलेनाइड भी क्या है, एक कॉइल ही है। तो इन केस ऑफ सोलेनाइड हम लोग जानते हैं, सोलेनाइड के केस में B इक्वल्स होता है म्यू नोट एन आई। आई को यहां हम लोग केवल आई नोट कर देंगे, मैक्सिमम करंट ले लेंगे। तो सोलेनाइड के केस में B इक्वल्स म्यू नोट एन आई नोट, तो आई नोट इक्वल्स B अपॉन म्यू नोट एन हो जाएगा। अब मैग्नेटिक एनर्जी है तो हम लोग इसे म्यू एम से डिनोट कर देते हैं, यू एम से डिनोट कर देते हैं। यहां स्टोर्ड एनर्जी को यू से डिनोट किए थे ना, तो यहां सोलेनाइड का मैग्नेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो यू एम, एम से मैग्नेटिक हो गया, यू से तो जानबे करते हो एनर्जी होता है। तो यू एम इक्वल्स हो गया हाफ एल आई नोट स्क्वायर, यहां जो है। अब आई नोट का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, बी अपॉन म्यू नोट एन। अब यहां आई नोट का स्क्वायर है तो बी अपॉन म्यू नोट एन का भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब बतलाओ, कुछ देर पहले ही पढ़ाए हैं कि सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है। तो सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तुम लोगों को फार्मूला पढ़ा चुके हैं, देख सकते हो। थोड़ा सा पीछे कॉपी उल्टा करके देखो, तो सोलेनाइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है यानी एल का वैल्यू होता है, वह होता है म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल, और यहां इसका स्क्वायर कर दो तो हो गया बी स्क्वायर अपॉन म्यू नोट स्क्वायर एन स्क्वायर। अब बतलो एन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 म्यू नोट भी कैंसिल हो जाएगा। तो यू एम इक्वल्स हो गया हाफ बी स्क्वायर ए इंटू एल अपॉन म्यू नोट, ठीक। तो किसी सोलेनाइड का जो मैग्नेटिक एनर्जी होता है वह हो गया हाफ बी स्क्वायर ए एल अपॉन म्यू नोट। अब मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, तो डेंसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना मैग्नेटिक एनर्जी है इसे वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो मैग्नेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से। तो यूडी इक्वल्स हो जाएगा मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ बी स्क्वायर ए इंटू एल है, और यह जो वॉल्यूम है म्यू नोट भी है। अब यह जो वॉल्यूम है, बतलो सोलेनाइड का वॉल्यूम क्या लेंगे, तो सोलेनाइड का हम लोग लेंथ क्या लेते हैं, एल लेते हैं। अगर बच्चों ऐसा सोलेनाइड है हमारे पास तो लेंथ क्या लेते हैं, एल, एरिया क्या लेते हैं, ए। तो इसका वॉल्यूम ए इंटू एल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल। अब ए एल और ए एल कैंसिल, तो
मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो गया हाफ b² अपॉन μ0। बच्चों आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा लंबा ही क्लास हो गया। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।